नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस, एक ऐसा चैनल जो आपको बताता है संसद के बारे में और अलर्ट रखता है आपके सांसद के कामकाज के बारे में। साथ ही हम आपको इस शो में दिखाते हैं लोकतंत्र के उस पहलू के बारे में जो स्याह है, दागदार है, लोकशाही का मजाक उड़ाता है। लोकतंत्र यूं तो जनता के राज को कहा जाता है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां जनता निरीह दिखती है और उसके द्वारा चुना गया सेवक रंगबाज। लोकतंत्र के रंगबाज की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दबंग राजनेता की जिसने बाहुबल के दम पर लंबे समय से लोकतंत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा। उत्तर प्रदेश में नेताओं का जुर्म और अपराध की दुनिया से नाता कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबंगों का प्रवेश आम बात है। ऐसा ही एक नाम है राजा भैया का, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने अपने बाहुबल के दम पर सत्ता हासिल की और अभी तक उस पर बना हुआ है। आखिर कौन है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे हैं और सरकारों का साथ भी हासिल करते रहे? रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बाहुबली नेता जिसने आपराधिक इतिहास से उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। वैसे तो राजा भैया भद्री रियासत के राजकुमार हैं, पर अपराध जगत से भी उनका नाता बहुत पुराना है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ में हुआ था। राजा भैया के पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे था। राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वही राजा भैया के पिता भी विश्व हिंदू परिषद संघ के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। रघुराज प्रताप की प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय में हुआ। सन 1985 में भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल से 10वीं तथा सन 1987 में इलाहाबाद के एक इंटरमीडिएट स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन राजा भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में स्नातक हैं। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वे साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का कारनामा करते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विवाह बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र शिवराज और ब्रजराज, 2 पुत्रियां राधवी और ब्रजेश्वरी हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की भद्री रियासत के राजकुमार कहे जाते हैं। राजा भैया उत्तर प्रदेश के ऐसे विधायक हैं जो आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। चुनाव दर चुनाव राजा भैया अजय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पर सिर्फ राजा भैया का सिक्का चलता है। सवाल यह है कि आखिर राजा भैया इतने बड़े बाहुबली बने कैसे? एक के बाद एक चुनाव में कैसे जीतते चले जाते हैं? सरकार किसी की भी रही हो, पर कुंडा विधानसभा सीट पर सन 1993 के बाद से राजा भैया की जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है।
प्रतापगढ़ के कुंडा का नाम लेते ही लोगों के जुबान पर जो सबसे पहला नाम आता है वह है राजा भैया। कुंडा के लोगों द्वारा यूपी के विधायक और प्रतापगढ़ के भद्री स्टेट के युवराज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए एक लाइन कही जाती है कि जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है वहां से राज्य सरकार की सीमा समाप्त हो जाती है। इलाके में लोगों की जबान जद है, इसकी वजह उनका खौफ हो या जनता में अपने राजा के लिए प्यार, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजा भैया चुनाव लड़े, आज तक उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। उन्होंने कभी किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। बिना किसी पार्टी के सहारा के बावजूद राजा भैया बड़े अंतर से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बताया जाता है कि जिस तरीके से इलाके में राजा भैया के नाम का डंका बजता है, उसी तरह से उन्होंने राजनीति में भी अपना जलवा बरकरार रखा है। राजा भैया एक समय पर तेज तर्रार छवि के चलते तूफान सिंह के नाम से भी जाने जाते थे। कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रहे राजा भैया 1993 से लेकर अब तक अजेय हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव 26 साल की उम्र में लड़ा और विजयी हुए। उनसे पहले कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का डंका बजता था। राजा भैया 1993 और 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित तो 2002 और 2007-2012 के चुनाव में एसपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। राजा भैया बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार और एसपी की मुलायम सिंह सरकार में भी मंत्री बने। राजा भैया को 1997 में भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, वर्ष 1999 व 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की सरकार में रघुराज प्रताप खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री बने। 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई तो निर्दलीय चुनाव जीते राजा भैया को अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। इसी घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भैया का यूपी की राजनीति में कितना रसूख है। यूपी में 1993 में राजा भैया पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। तब से लेकर अब तक तमाम सरकारें आईं और चली गईं, पर कुंडा में राजा भैया के विजय रथ को रोकने में सारी सरकारें नाकाम रहीं। एक बार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कुंडा में राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहकर संबोधित किया था, लेकिन वक्त बदला, राजनीति की चाल बदली और कुछ ऐसी बदली कि इन्हीं कल्याण सिंह को कुछ साल बाद राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा था। यूपी की राजनीति में अगर राजा भैया पर कोई लगाम लगा पाया तो कहा जा सकता है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। वो भी बड़ी गजब कहानी है। उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित चेहरे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में ऐसा माना जाता है कि हत्या और अपहरण इनके लिए बहुत मामूली चीज है। राजा भैया और इनके लोगों पर चल रहे आपराधिक मामले इस बात का सबूत हैं कि इस बाहुबली का जुड़ाव किस कदर अपराध से है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आपराधिक इतिहास रहा है। राजा भैया ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिससे वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। चाहे मामला मारपीट, डकैती या हत्या का हो, राजा भैया ने हर काम को दबंगई से अंजाम दिया। राजा भैया ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा जमा किया उसके मुताबिक उनके खिलाफ 8 मामले लंबित हैं। इनमें हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेटी कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं।
लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे। वे अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इसे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। 9 जनवरी 2003 को राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने के बाद उन पर हत्या का आरोप लगा था। 2003 में मायावती सरकार ने भद्री में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा मरवाया था। बेटी के तालाब की खुदाई में एक नर कंकाल मिला था। वह कंकाल कूड़ा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। संतोष का कसूर ये था कि उसके पास स्कूटर था और उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था। राजा भैया के आदमियों ने उसे बुरी तरह से मारपीट कर तालाब में फेंक दिया। साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर अपहरण और धमकाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मायावती सरकार ने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर रखा था, जिसमें पोटा के तहत उनके साथ साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह व चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। दिसंबर 2010 में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मौजूदा राज्य सरकार में वे खाद्य और रसद मंत्री रहे। उनके ऊपर जन वितरण प्रणाली में घोटाले के जरिए पैसे कमाने के आरोप भी हैं। राजा भैया को 3 नवंबर 2002 में भाजपा विधायक पूरन सिंह को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 23 नवंबर 2002 को समर्थकों के घर से शराब दुकानों के दस्तावेज मिलने पर राजा भैया के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। 24 नवंबर 2002 को राजा भैया के भाई और निर्दलीय एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गिरफ्तार किए गए। 1 दिसंबर 2002 को राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ डकैती और घर कब्जाने के मामले में मुकदमा दायर हुआ। 25 जनवरी 2003 को राजा भैया और उदय प्रताप सिंह के घर पर छापेमारी में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। 29 जनवरी 2003 को राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने के बाद उन पर हत्या का आरोप। पाँच मई 2003 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने रघुराज प्रताप सिंह, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और रिश्तेदार अक्षय प्रताप के खिलाफ पोटा के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। 14 नवंबर 2005 को राजा भैया और उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानपुर के पोटा कोर्ट में समर्पण किया। 17 दिसंबर 2005 को जमानत मिलने के बाद राजा भैया जेल से रिहा हुए। राजा भैया यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है, पर अपराधों से भी राजा भैया का पुराना नाता रहा है। यूपी के इस बाहुबली पर तमाम केस दर्ज हैं। राजा भैया का नाम एक विवाद में उस समय घिर गया जब सीईओ की हत्या कराने में उनका नाम सामने आ गया। इस घटना ने पूरे यूपी को ही नहीं देश भर को हिला करके रख दिया था, क्योंकि यह पुलिस और प्रशासन के ऊपर सीधे हमले की बात थी। कुंडा के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे सिंह यादव की उस समय हत्या कर दी गई जब वह विवादित जमीन के सामने बनी एक फूस की झोपड़ी में मजदूरों से बात कर रहे थे। हत्यारे 2 बाइक पर सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक हथियार लेकर बलीपुर गांव में उनके घर जुटने लगे। रात 8:15 बजे ग्रामीणों ने कामतापाल के घर में आग लगा दी। इसी समय सीईओ जियाउल हक गांव में पीछे के रास्ते से प्रधान के घर की तरफ बढ़े, लेकिन ग्रामीणों द्वारा की जा रही फायरिंग से डरकर सीईओ की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और एसएसआई कुंडा विनय कुमार सिंह खेत में छिप गए।
कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा भी आक्रोशित ग्रामीणों से घबराकर नन्हे सिंह के घर की तरफ जाने की हिम्मत न जुटा सके। रात 8:30 बजे प्रधान के छोटे भाई 38 वर्षीय सुरेश यादव की हत्या कर दी गई। रात 11 बजे भारी पुलिस बल बलीपुर गांव पहुंची और सीओ की तलाश शुरू हुई। आधे घंटे बाद जियाउल हक का शव प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर पड़ा मिला। बलीपुर में नन्हे सिंह के छोटे भाई सुरेश और तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक की भी हत्या हुई। इससे पैदा हुए संदेह से उठी साजिश की बू ने कहीं न कहीं राजा भैया को भी घेर लिया। डीएसपी जियाउल हक की हत्या के बाद तथ्य सामने आया कि वह कुंडा में अस्थान गांव में भड़की हिंसा की जांच कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और अहम जांचें उनके पास बताई गई। दरअसल 2012 में अखिलेश यादव की ताजपोशी के कुछ महीने बाद ही जून में कुंडा के अस्थान गांव में एक दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। इस दौरान हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने गांव में मुस्लिम समुदाय के 50 से ज्यादा मकानों को आग के हवाले कर दिया। उस समय आरोप लगा कि कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के आदमियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में सियासत भी खूब हुई। कुंडा मामले में डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सीधे तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। मामले ने इतना तुल पकड़ा कि राजा भैया की ओर से तमाम सफाई पेश की गई, पर राजनीतिक विरोध के कारण आखिरकार राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में 2 अलग-अलग मुकदमे सामने आए। घटना के अगले दिन 3 मार्च को दिवंगत सीओ की हत्या में एसओ हथियागवा मनोज शुक्ल ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें नन्हे यादव के परिवार के 4 लोगों समेत कुल 10 को नामजद किया गया। वहीं सीओ की पत्नी परवीन आजाद की तहरीर पर पुलिस ने राजा भैया पर साजिश रचने और उनके प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, कुंडा जिला पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह पर लूट, बलात्कार और हत्या का अलग से मुकदमा दर्ज किया। सीओ हत्याकांड के बाद यूपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई। नतीजा राजा भैया के लिए कुछ समय मुश्किल में गुजरा, लेकिन खादी के इस बाहुबली का जलवा कुछ ऐसा था कि थोड़े ही समय बाद तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने राजा भैया को अपनी कैबिनेट में दोबारा शामिल कर लिया। यानी जो बात हम पहले कह चुके हैं कि जो लोकतंत्र के रंगबाज होते हैं उनके लिए राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ जियाउल हक की हत्या में नाम आने के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अब फिर से अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में वापसी हुई। राजा भैया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में फिर से शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद राजा भैया अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। राजा भैया ने कहा कि राजनीतिक विरोध के कारण उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। यूपी के इस बाहुबली पर जितना अपराध जगत में सक्रिय रहने के आरोप हैं, उससे कहीं अधिक वो राजनीति में परिपक्व माने जाते हैं। यूपी में 2018 में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। पूरे देश ने राजा भैया का खेल इस चुनाव में देखा कि आखिर राजनीति में बाहुबली होने के साथ साथ राजा भैया कैसे एक मंझे हुए राजनेता भी हैं। राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया एक मंझे हुए राजनेता की तरह आखिर तक सभी राजनीतिक पार्टियों को अंधेरे में रखा। राजा भैया ने कहा था कि मैं राज्यसभा चुनाव में वोट जरूर दूंगा और सपा प्रत्याशी को ही वोट दूंगा। बसपा की मायावती से उनका पुराना विरोध रहा है। इससे पहले राजा भैया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सपा बसपा पर नाराजगी जाहिर की थी। वोट करने से पहले राजा भैया ने अपने ट्विटर पर लिखा,
न मैं बदला हूँ, न मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है। मैं अखिलेश जी के साथ हूँ का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं बसपा के साथ हूँ। राजा भैया की ओर से सपा उम्मीदवार को वोट किए जाने का ऐलान करने के बाद ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें शुक्रिया कहा है। अखिलेश ने राजा भैया के ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए शुक्रिया। इस ट्वीट के साथ अखिलेश ने राजा भैया के साथ अपनी एक तस्वीर को भी साझा किया है। बाद में अखिलेश यादव ने इस फोटो को डिलीट कर दिया था। शुरू से ही हाँ और ना के बीच राजा भैया का बयान आया कि मैं वोट डालने जाऊंगा। हालांकि वोट डालने के बाद भी उन्होंने किसको वोट दिया, इस पर काफी सस्पेंस रहा। इसके पीछे राजा भैया का आचरण रहा। पहले राजा भैया ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और जया बच्चन को वोट दूंगा, ना तो बीएसपी को वोट दूंगा, ना ही बीजेपी को वोट दूंगा। इसके बाद निर्दलीय विधायक राजा भैया और विनोद सरोज ने वोट डाले। हालांकि वोट डालने के बाद योगी से मिले रघुराज प्रताप सिंह और कहा कि शिष्टाचार के नाते हुई मुलाकात। जब वोटों की गिनती हुई तो उसमें साफ था कि राजा भैया और उनके समर्थित विधायक ने बीजेपी को वोट दिया और सपा और बसपा को अंधेरे में रखा। बाहुबली के इस खेल को पूरे देश ने देखा कि आखिर ये बाहुबली राजनीतिक में कितना मंझा हुआ खिलाड़ी है। कुंडा के इस बाहुबली विधायक ने समय समय पर अपनी राजनीतिक चालों से पूरे देश को चौंकाया है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने एकाएक अपनी पार्टी बना डाली और सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। सवाल यह उठा कि आखिर पिछले 25 साल से लगातार निर्दलीय चुनाव जीत रहे इस बाहुबली को पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? 2019 के शोर के बीच एक बिगुल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बजा। जगह थी रमाबाई अंबेडकर मैदान, जहां लाखों की भीड़ के बीच एक राजा ने अपने ही अंदाज में एंट्री मारी। इस एंट्री के साथ ही राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि अब यूपी की सियासत में उनकी पार्टी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। निगाहें उठी और सवाल भी कि आखिर 25 सालों से राजनीति में सक्रिय रहने वाले राजा भैया को अपनी पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी। राजा भैया की वो कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें वो पार्टी बनाकर पूरी करना चाहते हैं। मंच पर एक तरफ राजा भैया थे तो दूसरी तरफ लाखों लोगों की भीड़, और भीड़ से उठ रहा था एक शोर जो नारा बन गया। राजनीति में 25 बरस पूरे करने वाले राजा भैया ने रमाबाई मैदान से न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि ये बताने की कोशिश भी की कि अब यूपी की राजनीति में एक और पार्टी का नाम जुड़ गया है, जिसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजा भैया ने अपनी पार्टी का नाम जनसत्ता दल रखा है। बकौल रघुराज प्रताप सिंह, पार्टी बनाने से पहले एक सर्वे कराया गया। इसमें 80% लोगों ने कहा कि स्वयं की पार्टी बनाई जाए। राजा भैया पर अनुसूचित जाति विरोधी होने के आरोप भी लगते रहे, जिसे अब वो नकार रहे हैं। उनका दावा है कि वह अनुसूचित जाति विरोधी नहीं है, बल्कि आरक्षण विरोधी है। वे कहते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। आज अनुसूचित जाति को जिस स्तर पर होना चाहिए वे उस स्तर पर नहीं है। यूपी के इस बाहुबली का राजपूत समाज में खासा दखल माना जाता है। पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी के राजपूत विधायक राजा भैया का बहुत सम्मान करते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजा भैया की करीबी इन बड़े नेताओं से छिपी नहीं है। राजपूत समाज में राजा भैया का खास सम्मान है और इसका उन्हें फायदा भी मिलता है। यूपी का ये बाहुबली राजपूत समाज में खासा लोकप्रिय है। अपने तेजस्वी और जोरदार भाषणों से समाज को अपना मुरीद बना लेता है। बेशक राजा भैया पर तमाम संगीन अपराधों में शामिल होने के आरोप हों,
पर राजपूत समाज के लोग राजा भैया पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंच चुके। राजनीति में इस बाहुबली का दबदबा अभी कायम है। इस बाहुबली पर तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं और एक बार यह बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। फिर भी लोकतंत्र की यह बानगी देखिए, लोकतंत्र में आपराधिक गतिविधियों की यह बानगी देखिए कि यूपी की राजनीति में अब भी राजा भैया की धाक कायम है और उनकी राजनीतिक परिपक्वता को देखते हुए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजा भैया की रंगबाजी अभी जारी रहने वाली है। सवाल यह उठता है कि आखिर राजनीति में अपराधी प्रवेश पाते ही कैसे? जवाब है हमारी आपकी वजह से, वोटर की वजह से। हम अगर वोट करते समय प्रत्याशी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखें, सही उम्मीदवार का ही चयन करेंगे। पार्लियामेंट्री बिजनेस का उद्देश्य भी यही है कि आम जनता जागरूक हो, जनप्रतिनिधियों के बारे में जाने और सही को ही चुने। आज लोकतंत्र के रंगबाज में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और दबंग राजनेता की कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।